एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फजान्स रूल। तो फजान रूल पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक ना एक क्वेश्चन हर साल रहता है। जेई या नीट में एक क्वेश्चन इससे आता ही है, कंफर्म है इससे क्वेश्चन रहेगा। इस पे क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट या फिर इस पे एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फजान्स रूल का क्या लिमिटेशन है। एक टर्म है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये किसके लिए डिफाइन होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सुटेबल एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर एग्जाम्पल्स देखने के बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। एप्लीकेशन क्या है फजान्स रूल का, टर्म फैक्टर क्या क्या फैक्टर फजान्स रूल को अफेक्ट करता है, इसको भी देखेंगे। फजान्स रूल देखने से पहले कुछ बात हमको जानना होगा। लिविस थ्योरी के अनुसार दो तरह का बॉन्ड होता है। लिविस थ्योरी के अनुसार दो तरह का बॉन्ड होता है। पहला, केमिकल बॉन्डिंग में लिविस थ्योरी के अनुसार दो तरह का बॉन्ड होता है। पहला आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसका जो फॉर्मेशन होता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होने से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड जो आयनिक कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ये जनरली हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत अच्छा होता है। इसको मेल्ट करने में या बॉयल करने में हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। कोई भी बॉन्ड ना ही कम्प्लीटली कोवलेंट होता है ना ही कम्प्लीटली आयनिक होता है। तो आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक करेक्टर जो है, आयनिक करेक्टर ये जो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है। जैसे HCl हम ले लिए तो HCl में इसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसके वजह से क्या होगा, इसमें आयनिक करेक्टर आता है। और आयनिक करेक्टर हम निकाल सकते हैं इसका डायपोल मोमेंट के हेल्प से हम आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये कोवलेंट में आयनिक करेक्टर को स्टडी करने के लिए हम डायपोल मोमेंट से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फजान्स रूल जो है, फजान्स रूल से हम प्रिडिक्ट करते हैं कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में जो कोवलेंट करेक्टर है उसको फजान्स रूल के हेल्प से हम डिस्कस करते हैं। फजान्स रूल के हेल्प से हम कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड को कंपेयर करते हैं। तो फजान्स रूल को देखते हैं, फजान्स रूल क्या होता है। तो फजान्स रूल जो कंसेप्ट आया इसको देखते हैं। फजान्स रूल को देखने से पहले एक कंपाउंड लेते हैं, दो आयनिक कंपाउंड लेते हैं, एक NaCl और दूसरा AlBr3। तो इसमें जब देखा गया NaCl का, अगर देखें NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है 775 डिग्री सेल्सियस और इसका मेल्टिंग कितना है 97.5 डिग्री सेल्सियस। AlBr3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है। तो NaCl और ये दोनों कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे 775 है तो इसका कम से कम 200 से एबव होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या 97.5 है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो कम हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो इसके बीच में जो बॉन्ड है NaCl के बीच में जो बॉन्ड NaCl जो बना होगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया और Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और ये Cl- बना और ये Na+ और Cl- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये जो बॉन्ड बना ये आयनिक बॉन्ड बना। तो ये इसमें क्या है, आयनिक बॉन्ड है। तो इसी तरह इसमें भी क्या हुआ,
Al3+ हुआ, और Al3+ और Br के बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड बना है। इसको भी आयनिक बॉन्ड से इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर ये आयनिक कंपाउंड रहता है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड रहता है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड रहता है, ये इसमें प्योरली आयनिक करेक्टर रहता है, ये इसका जो बॉन्ड है प्योरली आयनिक रहता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अधिक होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ ना कुछ क्या है, कोवलेंट करेक्टर डेवलप हो जा रहा है। तो इस चीज़ यहाँ से हम समझ सकते हैं, जो कोई भी कंपाउंड क्या है, ना ही प्योरली आयनिक होता है, ना ही कोई भी कंपाउंड प्योरली कोवलेंट होता है। तो इसका जो इसमें कुछ ना कुछ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो कोवलेंट कंपाउंड का जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर डेवलप हो रहा है। तो यहाँ से आइडिया मिला जो आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर भी डेवलप होता है। अब देखते हैं फजान्स रूल। ये बताता है कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। रूल, तो एक कैटायन है और एक एनायन है। यहाँ पे एक एनायन है, तो जनरली जो कैटायन होता है, कैटायन जो होता है एनायन से जनरली क्या होता है, छोटा होता है। कैटायन जो है एनायन से छोटा होता है, अपने पेरेंट्स एटम से भी छोटा होता है। अपने पेरेंट्स एटम से कैटायन छोटा होता है और एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। ये दोनों के बीच ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये आयनिक कंपाउंड है। ये जो है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ डिस्टॉर्ट कर रहा है या पोलराइज कर रहा है, पुल कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, या डिस्टॉर्ट कर रहा है, या बोल सकते हैं पोलराइज कर रहा है। तो इधर क्या हो गया, इधर इसको नेक्स्ट फिगर में बताते हैं। ये साइड क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा हो गया, और इधर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ये पोलराइज हो गया। एनायन जो है से क्या पोलराइज हो गया। तो कौन पोलराइजेशन करवा रहा है, कैटायन पोलराइजेशन करवा रहा है। कैटायन जो है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच रहा है या पुल कर रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिस्टॉर्ट कर गया, डिफॉर्म कर गया, या बोल सकते हैं पोलराइज हो गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो पोलराइज हुआ, और यहाँ पे लग रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, शेयर हो गया। जब शेयरिंग हो गया तो इसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर डेवलप हुआ। तो जो कैटायन है, इसका एक टर्म डिफाइन होता है पोलराइजिंग पावर। तो कैटायन जो है, जो पोलराइज कर रहा है एनायन को, द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। तो जो कैटायन के लिए एक टर्म डिफाइन होता है पोलराइजिंग पावर। तो अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। अगर ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा तो उसका कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पोलराइजिंग पावर को डिफाइन करते हैं, ये कैटायन के लिए होता है द एबिलिटी ऑफ कैटायन to cause distortion of electron cloud of anion. तो the ability of cation to cause distortion या polarization of negatively charged, तो नेगेटिवली चार्ज एनायन, तो जो एनायन को जो डिस्टॉर्ट करना, जो पुल कर रहा है, जाहिर सी बात है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एनायन है, तो इसको समझ सकते हैं। अगर ये बॉय है और ये अगर गर्ल्स है, तो ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो पोलराइजिंग पावर हम समझ गए, जो पोलराइजिंग पावर क्या होता है।
तो दूसरा होता है, एक टर्म आता है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी 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 तो पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? तो ये डिफाइन होता है एनायन के लिए। ये किसके लिए होता है? एनायन के लिए। तो क्या होता है पोलराइजेबिलिटी? द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट polarized, the ability of anion to get polarized by cation। तो ये पोलराइजेबिलिटी डिफाइन होता है एनायन के लिए, ये कितना अच्छा इजली पोलराइज हो सकता है, इसके लिए ये डिफाइन होता है पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी किसके लिए होता है? एनायन के लिए होता है। तो दो टर्म हम लोग समझ गए, एक पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, दो टर्म हम समझ गए, एक पोलराइजिंग पावर क्या होता है, एक पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। जो है ये कैटायन के लिए डिफाइन होता है, जो कितना इफेक्टिवली एनायन को वो डिस्टॉर्ट कर सकता है। ये किसका प्रॉपर्टी है? कैटायन का प्रॉपर्टी है, जो कितना अच्छा से डिस्टॉर्ट कर पाएगा। अगर बहुत अच्छा से डिस्टॉर्ट कर पाएगा तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या है? बहुत ज़्यादा है। पोलराइजिंग पावर अगर कैटायन का ज़्यादा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। दूसरा टर्म डिफाइन होता है पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी ये एनायन के लिए डिफाइन होता है। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, जिसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, जिस एनायन का पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो पोलराइजेबिलिटी किसके लिए डिफाइन होता है? एनायन के लिए। वो कितना इजिली वो डिफॉर्म हो सकता है, कितना इजिली वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, इस टर्म को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो पोलराइजेबिलिटी है, कैटायन का जो पोलराइजेबिलिटी है, एक टर्म पे ये डिपेंड करता है जिसको बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल पे ये पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करता है। और आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? ये चार्ज बाय रेडियस का रेशियो होता है। चार्ज बाय रेडियस का ये रेशियो होता है। चार्ज ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ कैटायन, इसका रेशियो होता है आयनिक पोटेंशियल। तो फाई, तो जिसका आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका चार्ज बाय रेडियस का रेशियो ज़्यादा, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो उसका क्या? कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो ये पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? चार्ज बाय रेडियस का रेशियो पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फजान्स रूल। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? कौन कौन सा फैक्टर पोलराइजेशन में अफेक्ट करता है? तो सबसे पहले देखते हैं कैटायन के लिए। तो कैटायन के लिए एक टर्म डिफाइन होता है, क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर एक कैटायन के लिए होता है। तो कैटायन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है? द एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट द नेगेटिवली चार्ज एनायन, इसी को पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। तो पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? पहला देखते हैं साइज ऑफ कैटायन। तो साइज ऑफ कैटायन से पोलराइजिंग पावर कैसे डिपेंड करता है? तो अगर साइज ऑफ कैटायन ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन से। साइज ऑफ कैटायन का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर साइज बढ़ रहा है तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा? कम होगा। अगर साइज बढ़ रहा है तो उसका पोलराइजिंग पावर कम होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? कोवेलेंट कैरेक्टर पे। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है, कैटायन का साइज क्या है? स्मॉल है, तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा? पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो होगा, जैसे अगर बोलें इसका पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा है? तो पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है? तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा है। तो पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड कर रहा है?
पोलराइजिंग पावर साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर अगर किसी का ज़्यादा तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो इस चीज़ को इस पे बेस देख लेते हैं जो तो साइज ऑफ कैटायन पे देखते हैं। साइज ऑफ कैटायन, इसका एग्जांपल लेते हैं, लिथियम प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस। तो अगर बोलेंगे जो किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो उसका पोलराइजिबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी किसका होगा, Li प्लस का। क्यों Li प्लस का पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज क्या है, Li प्लस का सबसे कम होगा, और मोस्ट कोवलेंट होगा, ये मोस्ट कोवलेंट, क्योंकि इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर इसका ज़्यादा, तो ये मोस्ट कोवलेंट होगा। और अगर इसको बोले तो ये मोस्ट आयनिक होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं, Be2 प्लस Mg2 प्लस Be2 प्लस Mg2 प्लस और Ca2 प्लस और 2 प्लस। तो अगर इसमें देखें तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो इसका पोलराइजिंग पावर घट रहा है। पोलराइजिंग पावर घट रहा है तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा, इसका होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसमें होगा। तो ये साइज ऑफ कैटायन पे पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है। उसके बाद चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन। तो अगर कैटायन का ज़्यादा, अगर चार्ज कैटायन का ज़्यादा हो गया, चार्ज ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। तो अगर कैटायन का चार्ज ज़्यादा, अगर बोले कि किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, Na प्लस Mg2 प्लस और Al3 प्लस, तो ये एक ही ग्रुप का, एक ही पीरियड का ये एलिमेंट है, ये एक ही पीरियड का एलिमेंट है। तो इसका साइज अगर पीरियड में अगर मूव करते हैं तो साइज बहुत कम डिक्रीज करता है, बहुत डिक्रीज जो होता है साइज का बहुत कम होता है। तो Na प्लस Mg प्लस और Al3 प्लस में अगर बोलें तो किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो Na प्लस का पोलराइजिंग पावर कम होगा, Na प्लस का पोलराइजिंग पावर कम होगा, Al3 प्लस का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज भी घट रहा है, साइज भी घट रहा है, और दूसरा चीज़ इसका जो चार्ज है इससे बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो इसका जो फाई है आयनिक पोटेंशियल वो बढ़ रहा है, तो पोलराइजिंग पावर इसका क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो पोलराइजिंग पावर साइज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जिसमें कैटायन में ज़्यादा चार्ज, अगर कैटायन में ज़्यादा चार्ज तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ पुल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ पुल किया तो उसका जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा होगा। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट जो समझ में नहीं आता है, थर्ड पॉइंट सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन क्या होता है, पहले नोबल गैस कन्फिगरेशन क्या होता है। नोबल गैस कन्फिगरेशन, नोबल गैस कन्फिगरेशन होता है NH2NP6, NH2NP6, ये होता है नोबल गैस कन्फिगरेशन। अगर सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन अगर बोला जाए तो सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन क्या होगा, नोबल गैस कन्फिगरेशन ये होगा NH2NP6ND10, ये क्या हो गया, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। अगर ये किसी का कन्फिगरेशन है तो
इसका एक समझ सकते हैं जो कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो ये किसका कन्फिगरेशन हुआ, ये हो गया किसका कन्फिगरेशन, कॉपर का। तो कॉपर का अगर Cu+ का लिखें कन्फिगरेशन तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये कन्फिगरेशन हो गया। अगर ये कन्फिगरेशन है तो ये क्या है, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन है, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो अगर Cu+ है तो इसका कन्फिगरेशन क्या है, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। अगर सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन है ऑर्बिटल है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में क्या होगा, डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग या शील्डिंग क्या होता है, पुअर होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसका पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। तो पोलराइजिंग पावर जो है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इसका पोलराइजिंग पावर बढ़ा, और पोलराइजिंग पावर बढ़ा तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन या 18 इलेक्ट्रॉन अगर है, 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन या 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या होगा, उसका जो पोलराइजिंग पावर होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको देखते हैं। Cu+ है, इसके नीचे क्या आता है, Cu+ के नीचे आता है Ag+, और Ag+ के नीचे आता है Au+। तो ये तीनों का क्या होगा, ये तीनों का पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद जैसे अगर बोला जाए NaCl और CuCl, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा, तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा, CuCl का। तो डायरेक्टली हमको क्या बोलना है, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन है तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, अब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। उसके बाद जिंक का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ये इसका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और जिंक 2+ का अगर लिखें तो जिंक 2+ का लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। यहाँ पे ये इसका नोबल गैस कन्फिगरेशन है तो इसका भी पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिंक 2+ के नीचे क्या है, Cd2+ और Hg2+। तो ये 6 एलिमेंट है जिसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर क्यों इसमें इंक्रीज कर रहा है, पोलराइजिंग पावर इसका ज़्यादा क्यों है, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग कम होता है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से इसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जा रहा है और इसका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जा रहा है। तो पोलराइजेबिलिटी किसके लिए डिफाइन होता है, ये एनायन के लिए होता है। एनायन के लिए क्या डिफाइन होता है, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी जो है एनायन का, अगर पोलराइजेबिलिटी एनायन का ज़्यादा तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो फर्स्ट देखते हैं जो पोलराइजेबिलिटी एनायन का साइज पे पोलराइजेबिलिटी कैसे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एनायन पे, साइज ऑफ एनायन F- Cl- और Br- और I-। अगर बोलेंगे जो किसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा तो इसमें हमको क्या देखना है, जिस साइज किसका ज़्यादा, साइज जिसका ज़्यादा उसका पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि जिसका साइज ज़्यादा तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लॉड जो है, ये इसमें जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है लेस टाइटली हेल्ड होगा न्यूक्लियस से, इसका इलेक्ट्रॉन जो है लेस टाइटली हेल्ड होगा न्यूक्लियस से। तो इसका लेस टाइटली हेल्ड होगा न्यूक्लियस से तो इसको डिस्टॉर्ट करना
बहुत इजीली हम इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर साइज ऑफ एनायन पे साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, अगर पोलराइजेबिलिटी जो है किसी भी एनायन का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, साइज ऑफ एनायन पे। अगर साइज उसका बढ़ा तो उसका पोलराइजेबिलिटी बढ़ा और उसका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। तो साइज ऑफ जो एनायन है अगर बड़ा है तो वो इजीली डिस्टॉर्ट हो सकता है, उसको इजीली डिस्टॉर्ट कर सकता है कैटायन, और उसका पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो इजीली पोलराइज हो सकता है। दूसरा फैक्टर चार्ज ऑफ एनायन। तो चार्ज ऑफ एनायन अगर ज़्यादा है तो उसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा। जैसे N3 माइनस O2 माइनस और अगर F माइनस, इसमें अगर बोलें जो किसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, तो किसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, जिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसको पोलराइज करना ज़्यादा होगा, ज़्यादा इजली से इसको हम पोलराइज कर सकते हैं, इसको हम पोलराइज ज़्यादा इजली से कर सकते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, ये छोटा, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, इसमें चार्ज ज़्यादा, तो इसको बहुत इजीली से हम पोलराइज कर सकते हैं क्योंकि इसमें चार्ज ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जल्दी बहुत ज़्यादा है तो ये इधर उधर भागना चाहेगा, तो इसको जो कैटायन है इजीली पोलराइज करेगा, और इजीली पोलराइज करेगा तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस लॉ का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, दिस लॉ, ये जो लॉ है ये क्वालिटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ, क्वालिटेटिव लॉ का मतलब ये हमको बता रहा है जे किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा और किसका कोवलेंट कैरेक्टर कम, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है जे कितना परसेंट उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा या कितना परसेंट उसका कोवलेंट कैरेक्टर कम। तो ये इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं जो कितना परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर अधिक है, कितना कोवलेंट कैरेक्टर उसमें है। तो कोवलेंट कैरेक्टर को ये क्या है, क्वालिटेटिव, इसको सिर्फ क्वालिटेटिव बता रहा है जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर कम। ये नहीं बता पा रहा है, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं जो कितना परसेंट ज़्यादा, कितना परसेंट कम, कितना उसमें कोवलेंट कैरेक्टर है। ये इसका लिमिटेशन है जो ये क्वालिटेटिव लॉ है। उसके बाद अगर फजांस रूल को देखें तो फजांस रूल क्या है, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, दोनों पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर किसी एनायन का पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि किसी कैटायन का अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो फजांस रूल ये पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे और पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन पे। अगर जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन देखें तो पहला किस पे देखें, देखें इसमें ये डायरेक्टली इसमें क्या पढ़े हम, जो अगर साइज ऑफ कैटायन बढ़ा, साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर, साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर जो है साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा चार्ज ऑफ कैटायन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर, और इसमें क्या देखें हम, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन तो सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन है तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, अधिक होगा।
इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, अधिक होगा। अब एनायन का अगर साइज बढ़ रहा है, साइज ऑफ एनायन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी एनायन का ये साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और चार्ज ऑफ एनायन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा, जो चार्ज ऑफ कैटायन हो या चार्ज ऑफ एनायन हो, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, उसका कोवलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये चार्ज ऑफ एनायन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज ऑफ एनायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ है, यही हम समरी है, यही फजांस रूल का समरी है। उसके बाद इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं, जो इसका क्या एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन क्या है, जो अगर कोवलेंट करेक्टर फजांस रूल से हम कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, हम करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड को हम बता सकते हैं, जो कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। और कोवलेंट करेक्टर अगर क्या हो गया, कोवलेंट करेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है, कोवलेंट करेक्टर, इससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और क्या, सॉलिडिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। तो अगर कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, कम। आयनिक करेक्टर, अगर आयनिक करेक्टर कोई कंपाउंड में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब हम कंपेयर कर सकते हैं फजांस रूल के हेल्प से। अगर किसी में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, कम होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो आयनिक कंपाउंड में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसको मेल्ट करने या बॉयल करने में हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड जो होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और कोवलेंट कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होता है वो वीक बॉन्ड होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये चीज़ हो गया, ये हो गया इसका एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, एप्लीकेशन। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम क्वेश्चन के साथ अगर डिस्कस करते हैं, इसको हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं LiCl, NaCl, KCl, NaCl, KCl और RbCl। अगर बोले ये कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा, कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा, तो अब देख रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, कोवलेंट करेक्टर, इसका पोलराइजिंग पावर क्या हो रहा है, पोलराइजिंग पावर इसका पोलराइजिंग पावर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रहा है तो इसका कोवलेंट करेक्टर भी क्या हो रहा है, कोवलेंट करेक्टर ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो साइज क्या हो रहा है, साइज ऐसे इधर से इधर,
तो इसको देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर किसका होगा, इसका होगा। कोवलेंट करेक्टर सबसे मैक्सिमम होगा, ये मोस्ट कोवलेंट होगा, मोस्ट कोवलेंट, और ये मोस्ट आयनिक होगा, आयनिक। तो ये जो है मोस्ट कोवलेंट होगा। अगर दूसरा देखें, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, BeCl2 MgCl2 और CaCl2। तो अगर देखें तो सबका चार्ज क्या है, +2 +2 +2। एनायन भी सेम है। तो अब किसको देखना है, कैटायन को देखना है। तो कैटायन का क्या देखते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो Be2+ Mg2+ और Ca2+। अब देखते हैं किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। तो इसमें सबसे साइज किसका छोटा है, साइज सबसे छोटा है Be2+ का। तो इसका पोलराइजिंग पावर स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज। तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, पोलराइजिंग पावर इसका ज़्यादा होगा। अब पोलराइजिंग पावर इसका ज़्यादा होगा तो इसका कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, तो BeCl2 का ज़्यादा होगा कोवलेंट करेक्टर, उसके बाद MgCl2, उसके बाद CaCl2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, NaF, NaBr और NaI। अगर इसमें बोले जो किसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, तो इसमें कोवलेंट करेक्टर यहाँ पे देख रहे हैं, कैटायन पे चार्ज क्या है, सेम चार्ज है, कैटायन एनायन पे सेम चार्ज है। अब देख रहे हैं क्या, ये सोडियम है, कैटायन क्या है, कॉमन कैटायन है। अब कैटायन कॉमन है तो एनायन देख रहे हैं, तो एनायन क्या है, F- है, Br- है और I- है। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है। तो साइज इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी देखते हैं। तो डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका पोलराइजेबिलिटी क्या हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेज, पोलराइजेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज। सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी किसका है, इस एनायन का पोलराइजेबिलिटी मैक्सिमम है, इसका पोलराइजेबिलिटी मैक्सिमम है। तो इसका कोवलेंट करेक्टर भी क्या होगा, इसका कोवलेंट करेक्टर NaI का कोवलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इस एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबिलिटी एनायन का। उसके बाद अगर बोल दे SrCl2 और BaCl2 किसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, ये भी पूछ सकता है कि किसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा है। तो आयनिक करेक्टर देखने से पहले हम देख लेते हैं फजांस रूल के अनुसार किसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है। तो देखते हैं, एनायन तो सेम है। अब कैटायन देखते हैं, एक बेरियम 2+ है और एक स्ट्रोंशियम 2+ है। अब देखते हैं जो साइज किसका ज़्यादा, साइज इसका ज़्यादा है, इसका बेरियम 2+ का साइज ज़्यादा है। तो साइज इसका ज़्यादा है तो इसका कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, इस साइज ज़्यादा है तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, पोलराइजिंग पावर कम होगा। पोलराइजिंग पावर कम होगा, इसका कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, कम होगा। अब कोवलेंट करेक्टर कम होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा। तो इसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा। तो ये भी पूछ सकता है, आयनिक करेक्टर के भी ऑर्डर पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो BeF2 दिया हुआ है और MgF2 दिया हुआ है। तो BeF2 और MgF2 में
बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा? तो बॉइलिंग पॉइंट देखने से पहले अब देखते हैं जो बेरियम, इसमें एनायन कॉमन है। अब देखते हैं कैटायन का पोलराइजिंग पावर। तो ये B2+ है और Mg2+। तो कैटायन का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कैटायन का साइज अगर बढ़ रहा है तो साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? पोलराइजिंग पावर। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर इसका होगा, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर इसका ज़्यादा, तो इसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा। कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा, तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका? MgF2 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम क्या होगा। उसके बाद CaCl2 और CaBr2, इसमें हमको क्या कंपेयर करना है? इसमें हमको मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है। तो CaCl2 कैल्शियम क्या है? कॉमन है। अब देखते हैं साइज ऑफ एनायन या पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। तो Cl- है और Br- है। अब देखते हैं ये किसका साइज बड़ा है? एनायन का साइज बड़ा Br- का है। Cl- और ये Br- का साइज क्या है? बड़ा है। तो Br- का साइज बड़ा है तो इसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसका Br का पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इसका कोवलेंट करेक्टर क्या होगा? ये भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो पूछ रहा है जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किस में होगा? तो ये आयनिक कंपाउंड, इसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा? इसमें मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। अब बोल रहा है कि इसमें किसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा? तो कोवलेंट करेक्टर देखने से पहले हमको कोवलेंट करेक्टर इसका हम देख रहे हैं। तो कोवलेंट करेक्टर देखने के लिए यहाँ पे क्या है? एनायन कॉमन है। तो अब देखते हैं चार्ज ऑफ कैटायन या पोलराइजिंग पावर देखते हैं। तो पोलराइजिंग पावर ये चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज ऑफ कैटायन, तो कैटायन का चार्ज ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा? कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा। तो Na+, Mg2+, Al3+ और Si+4। तो इधर चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज इसका इंक्रीज कर रहा है। चार्ज इंक्रीजेज। तो चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या हो रहा है? पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेज। और पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है तो इसका कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेज। तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन है? SiCl4, उसके बाद ये। तो ये ऑर्डर हो गया इसका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, NaCl पूछ रहा है कि किसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा? तो कोवलेंट करेक्टर CuCl का ज़्यादा है, क्योंकि ये सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन है और सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन का पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा।
इसमें ये भी पूछ सकता है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा बोलने के लिए NaCl का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट CuCl से ज़्यादा, क्योंकि इसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा, क्योंकि कोवलेंट करेक्टर CuCl का ज़्यादा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, NaCl का होगा। उसके बाद KCl और AgCl में किसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा, तो AgCl का कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा, क्योंकि ये सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन है, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो इसका क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा। FeOH3 और FeOH2। अब बोल रहा है जे इसमें देख रहे हैं जे एनायन तो सेम है, अब देखते हैं चार्ज, यहाँ पे Fe3+ और यहाँ पे Fe2+। तो अब बोल रहा है जे किसका सॉल्बिडिटी ज़्यादा, किसका सॉल्बिडिटी किसका ज़्यादा होगा, सॉल्बिडिटी कंपेयर करना है, तो किसका सॉल्बिडिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे चार्ज किसका ज़्यादा है, चार्ज जिसका चार्ज ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ग्रेटर चार्ज जिसका ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो इसका कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो कोवलेंट करेक्टर जिसका ज़्यादा, जिसमें कोवलेंट कंपाउंड का क्या होता है, सॉल्बिडिटी कम होता है, तो इसका क्या होगा, सॉल्बिडिटी कम होगा। तो सॉल्बिडिटी किसका ज़्यादा होगा, इसका सॉल्बिडिटी ज़्यादा होगा, FeOH2 का सॉल्बिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। Mg3N2 और दूसरा है MgF2। अब बोल रहा है जे किसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा, तो यहाँ पे तो मैग्नीशियम का चार्ज +2 है, मैग्नीशियम का चार्ज +2। अब एनायन यहाँ पे N3- है और यहाँ पे F-। तो अगर चार्ज ऑफ एनायन बढ़ रहा है तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर हमको कंपेयर करना है किसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा, तो जिसका चार्ज ऑफ एनायन ज़्यादा उसका पोलराइजिबिलिटी ऑफ N3- ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका पोलराइजिबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा, तो पोलराइजिबिलिटी अगर ज़्यादा है तो इसका कोवलेंट करेक्टर भी क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका अगर कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो इसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कोवलेंट होगा, तो ये भी हमको कंपेयर करने दे सकता है। उसके बाद BaOH2 और MgOH2 में बोलेगा जो किसका सॉल्बिडिटी ज़्यादा, तो ये यहाँ पे देखना होगा Ba+2 और Mg+2 किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, Mg2+ का साइज क्या है, छोटा है, तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो इसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा तो इसका क्या होगा, सॉल्बिडिटी कम होगा। तो सॉल्बिडिटी किसका ज़्यादा होगा, BaOH2 का सॉल्बिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद एक थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। Na2CO3 और CO3 और CaCO3, अगर इसमें बोल रहा है जो ये दोनों क्या है, कार्बोनेट है, एक दोनों कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट है। दोनों कार्बोनेट में से कौन सा कार्बोनेट हीट करने पे इजीली डिकम्पोज कर जाएगा, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पोलराइजिंग पावर के, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर के। तो अब देख लेते हैं ये किसका थर्मल पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। तो Na प्लस है और Ca2 प्लस है, तो पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा है? पोलराइजिंग पावर इसका ज़्यादा है, कैल्शियम 2 प्लस का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। तो इस पोलराइजिंग पावर इसका क्या होगा? ज़्यादा है, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी इसका क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी इसका क्या होगा? कम होगा। इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। तो ये हीट करने पे डिकम्पोज कर जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे डिकम्पोज कर जाएगा। इसलिए पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था? ये प्रोपोर्शनल था चार्ज बाय साइज का। तो यहाँ पे क्या होगा? साइज बाय चार्ज का रेशियो होगा, क्योंकि आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयनिक पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज बाय साइज ऑफ कैटायन है। तो इससे क्या होगा? पोलराइजिंग पावर इसका ज़्यादा होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहला एक क्वालिटेटिव लॉ है, क्वालिटेटिव लॉ। दूसरा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन and polarizability of anion डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट कैरेक्टर के। कोवलेंट कैरेक्टर। थर्ड पॉइंट आयनिक पोटेंशियल या पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी। एक ये क्या होता है? इक्वल टू साइज ऑफ कैटायन, चार्ज कैटायन बाय रेडियस ऑफ कैटायन। अगर पीरियड में हम इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, एक ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं, तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। ये डिक्रीज कर रहा है और इधर ये इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इधर से इधर जाते हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। इस वीडियो में फजांस रूल से जितना भी पॉइंट है हम कोशिश किए सारा पॉइंट को टच करने का। फजांस रूल पे जितना भी पॉइंट होता है, जितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना, तो ये सब सारा चीज़ हम डिस्कस किए। और हमको लगता है कि कोई भी ऐसा इससे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। अगर ये वीडियो अगर पूरा देख लिए, फजांस रूल पे जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन बनता है सब हम डिस्कस कर लिए हैं। और हम अगर कोई भी इस पे बेस क्वेश्चन आता है या नीट में या जेईई में आए तो हमको नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।